हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सहसंबंध के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम जो स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि है उस विधि का अध्ययन करेंगे, और वो भी उस अवस्था के अंदर जब हमारी जो श्रेणी दी गई है उस श्रेणी के अंदर जो कुछ वैल्यूज होती है वो एक समान होती है। तो जब समान वैल्यूज होगी तो उसमें हम यह देखें कि किस प्रकार से हम उसको रैंक देंगे। तो मुख्य बात इसमें ये है कि रैंक किस प्रकार से देना है। तो स्पीयरमैन की जो अंतर श्रेणी विधि है उसका प्रतिपादन इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने किया था, और ये प्रतिपादन उन्होंने 1904 ईस्वी में किया था। इस विधि का प्रयोग गुणात्मक चरों में सहसंबंध का पता लगाने के लिए किया जाता है। गुणात्मक चर वो चर होते हैं जो हमारे किसी न किसी गुण को दर्शाते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, सुंदरता आदि के बारे में बताते हैं, और इन चरों को मापना जो है मुश्किल होता है। जैसे संख्यात्मक इकाइयों के रूप में हम इनको नहीं माप सकते, इनको केवल आप एक रैंक दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुंदरता की, तो जो 4 बच्चे हैं उन 4 बच्चों में हम ये नहीं बता सकते कि भी कौन बच्चा जो वो सुंदर है मात्रात्मक रूप से, यानी कितने ग्राम सुंदर है, कितने मीटर सुंदर है, कितने किलोमीटर सुंदर है, कितने किलोग्राम सुंदर है, ये हम नहीं माप सकते। हाँ, हम उनको रैंक दे सकते हैं कि सबसे अधिक सुंदर कौन है, उससे थोड़ा कम सुंदर कौन है, उससे और थोड़ा कम सुंदर कौन है। तो इस प्रकार हम इनको एक रैंक दे सकते हैं। तो जो स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि है इसके अंदर वरीयता क्रम के आधार पर सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है। स्पीयरमैन की जो अंतर श्रेणी विधि है उसमें हम 3 भागों में अध्ययन करते हैं। पहला, जब रैंक दी गई हो वह रैंक्स आर गिवन, वह रैंक्स आर नॉट गिवन। जब हमें रैंक नहीं दी गई है तो हमें उनको खुद रैंक देनी पड़ती है। तो ये दोनों हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे व्हेन द वैल्यूज ऑफ सीरीज आर सेम। जब हमें कोई भी सीरीज दे रखी है उस सीरीज के अंदर कुछ जो मूल्य हैं वो एक समान होते हैं, तो उनमें किसको हम ज़्यादा रैंक देंगे, किसको हम कम रैंक देंगे, या रैंक किस प्रकार देंगे, इसके बारे में आज आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में श्रेणी होती है उन श्रेणी को हम जो है रैंक देना शुरू करते हैं, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या, सबसे छोटे जो मूल्य है उसको हम 1 नंबर देंगे, फिर हम आगे से आगे बढ़ते मूल्यों को रैंक देते जाएंगे। अवरोही क्रम में रैंक देने का मतलब सबसे बड़े मूल्य को हम 1 नंबर देंगे और उससे जो छोटे मूल्य होंगे उनको हम 2 नंबर रैंक देंगे। इस प्रकार हम जो है धीरे धीरे उतरते क्रम में रैंक देते चले जाते हैं। और जब कभी भी हमारे पास में श्रेणी दे रखी है उस श्रेणी के 2 मूल्य समान होते हैं तो दोनों को हम एक ही रैंक देते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी 1 नंबर हमने दिया, उसके बाद 2 और 3 नंबर के मूल्य समान हैं, तो उनमें से हम किसको 2 देंगे किसको 3 देंगे ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ही दोनों के बीच की रैंक दे देते हैं। 2 और 3 के बीच क्या है, 2.5, तो दोनों को 2.5 देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए चौथी और 5वें स्थान पर आने वाले मूल्य वो समान है तो हम उनको 4.5 रैंक देंगे। और जब हम 4.5 2 को दे चुके हैं तो उसके बाद हम जो आगे वाली रैंक होगी वो छठी रैंक से शुरू करेंगे, क्योंकि एक उसमें 4 नंबर पर आ रहा था, एक 5 पर आ रहा था, तो हमने दोनों को 4 और 4.5 दे दिया। तो उसके बाद हम आगे वाले को जो है 5वां नहीं देंगे बल्कि छठा देंगे। इसी प्रकार से अगर 3 मूल्य समान होते हैं तो उन तीनों को हम क्या करते हैं, बीच वाली रैंक दें। मान लीजिए छठा, 7वां और 8वां मूल्य समान है तो हम तीनों को ही 7वां रैंक देंगे। तो 7वां रैंक देने का मतलब क्या है कि उसके बाद तीनों को 7 देने के बाद हमारी 6, 7 और 8 की कवर हो गई। इसके बाद हम आगे वाले को जो है 9वां रैंक देंगे। तो इस प्रकार से हम इन मदों को जो है रैंक देते चले जाते हैं। जैसा 3 वाला मैंने पहले बता दिया आपको। इसके बाद व्हेन द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर सेम। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये जो सीरीज है इसकी जो वैल्यूज है वो सेम है कुछ, तो उसको आप कैसे रैंक देंगे। सबसे पहले हमारे पास में 2 श्रेणियाँ दे रखी है, पहली श्रेणी x है और दूसरी श्रेणी y है, लेकिन इनके मूल्य दे रखी है, इनको जो है रैंक नहीं दे रखी, तो इनको हम रैंक कैसे देंगे वो अभी हम देखेंगे।
जैसे एक्स श्रेणी है, एक्स श्रेणी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे नंबर को से हम शुरू करते हैं। सबसे छोटा नंबर है, उस नंबर को आप एक नंबर रैंक देंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 9 है। 9 को हमने क्या दे दिया, एक रैंक दे दी। इसके बाद जो उससे छोटा नंबर है वो है 16, लेकिन 16 आप देखिए 3 बार आया हुआ है। अब कौन से 16 को तो 2 नंबर दे, कौन से 16 को 3 नंबर दे, और कौन से 16 को 4 नंबर दे, क्योंकि ये आने तो तीनों 2, 3, 4 नंबर पर है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को 3-3 नंबर दे देंगे। जो समान है उनको हम बीच वाली रैंक देंगे। जैसे एक किस पर आना था, एक 2 पर आना था, एक 3 पर आना था और एक 4 पर आना था। 2, 3, 4, 2, 3, 4 के बीच के जो मध्य है वो क्या बनती है, 3 बनती है। तो हम इन तीनों को जो 3-3 रैंक दे देंगे। अब सपोज कि भी एक नंबर अपना था, ये 3 जो है ये 2 नंबर पर आ रहा है, ये 3 नंबर पर आ रहा है, ये 4 नंबर पर आ रहा है। तो नेक्स्ट को आप कौन सी रैंक देंगे, आप 5 नंबर रैंक देंगे। तो इसके बाद आप देखिए 24 है, उसको हमने 5 नंबर रैंक दे दिया है। उसके बाद इससे बड़ा जो वो 33 है, इसको हमने 6 नंबर रैंक दे दिया है। और इसके बाद 40 है, उसको हमने 7 नंबर रैंक दे दिया। और इसके बाद जो है 48 को हमने 8 नंबर रैंक दे दिया। और 57 को हमने 9 नंबर, और 65 को हमने 10 नंबर रैंक दे दिया। तो इस प्रकार से हमारी जो है एक सीरीज की रैंक देनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप देखो दूसरी श्रेणी हमारे पास में दे रखी है वाई श्रेणी में। आप देखो जब हमने एक बार एक्स श्रेणी में सबसे छोटे नंबर को सबसे छोटा जो मूल्य उसको 1 नंबर रैंक दिया है, तो वाई श्रेणी में वापस सबसे छोटे मूल्य को ही 1 रैंक देंगे। तो 4 सबसे छोटा, इसको हमने 1 रैंक दे दिया। इसके बाद आप देखिए इससे जो बड़े मूल्य है वो है 6 और 6, 2 बार है। अब आप देखो इनमें से एक 2 नंबर पर है, एक 3 नंबर पर, आप इसको 2 पर रखें या इसको 2 पर रखें, ये डिसाइड करना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको रैंक देनी थी अपने को 2 और 3, तो दोनों के दोनों के बीच की यानी 2.5 और 2.5 रैंक दे देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट को कौन सी रैंक देंगे वो देखो, क्योंकि ये इनमें से एक 2 पर आ रहा है, एक 3 पर आ रहा है, तो नेक्स्ट को 4 नंबर रैंक देंगे। 9 को हमने 4 नंबर रैंक दे दिया। इसके बाद अपने पास में आते हैं 13 को भी वही करना है, दोनों को हम बराबर बराबर रैंक देंगे, क्योंकि 4 नंबर तक हम दे चुके हैं। तो एक 5 पर आना था, एक 6 पर आना था, इसलिए दोनों को हम इनके बीच की रैंक दे देते हैं 5.5, 5.5। अब एक इसमें से 5 पर है, एक 6 पर है, आगे वाले को हम 7 नंबर रैंक देंगे। 24 ये अपने पास में 15 को 7 नंबर, 19 को 8 नंबर, 20 को 9 नंबर और 24 को 10 नंबर रैंक हमने दे दी। तो इस प्रकार ये रैंक की कार्रवाई अपनी पूरी होती है। अब इसके बाद इसके अंदर आप एक ध्यान रखना, जो आगे फार्मूला है उस फार्मूले के अंदर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, M1, M2, M3। अब यहाँ पर आप ये देखिए M क्या है, पहले आप ये देख लेते हैं। M1 है, M1 का मतलब पहली बार पहली श्रेणी में कोई भी संख्या जो रिपीट हुई है। तो इसमें आप देखिए कौन रिपीट हुआ था, इसमें हमारे पास में 16 रिपीट हुआ था। 16 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, तो M1 अपने पास में 3 होगा। अगर ये 2 ही बार रिपीट होता तो M1 क्या होता, 2 हो जाता, ठीक है। और अगर ये 4 बार रिपीट होता तो M1 क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो पहली श्रेणी में और कोई जो रैंक है अपने पास रिपीट नहीं हो रही है, आप जो है रैंक वाले में देख सकते हो। ये जो रैंक है अपने पास में पहली रैंक 3 बार रिपीट हो रही है, तो M1 3 हो जाएगा। इसके बाद आप देखो कोई भी और पहली श्रेणी में रैंक है हमारे पास रिपीट नहीं हो रही। इसके बाद जो आप दूसरी श्रेणी में चलते हैं, दूसरी श्रेणी में जो रैंक है वो रिपीट हो रही है। एक तो ये 2.5 कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार, तो M2 हो जाएगा अपना 2। और उसके बाद आप देखो और कोई रैंक रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही है, ये भी कितनी बार हो रही है, 2 बार, तो M3 ये भी 2 बार हो जाएगा। तो M1 का मतलब पहली बार कोई भी रैंक जितनी बार रिपीट हुई है उसका मूल्य लिख दीजिए। M2 का मतलब अगर कोई भी रैंक दोबारा रिपीट हो रही है तो उसको, और अगर कोई रैंक और भी रिपीट हो रही है तो उसको आप M3 दे देंगे। और अगर कोई रैंक मान लीजिए एक ही श्रेणी में एक ही बार ये 16 ही रिपीट हो रहा था तो उसको आप M1 तक करके छोड़ देते, फिर हमें आगे M2 M3 की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मैं एक बार
जो है दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि जब हम रैंक देंगे तो जो संख्याएं रिपीट हो रही है उन संख्याओं को आप एक समान रैंक देंगे। अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो दोनों के बीच का, और अगर 3 बार रिपीट हो रही है तो तीनों रैंकों के बीच की रैंक इनको हम देंगे। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका जो है सम करेंगे। ये देखिए, जब हमें रैंक जो दे रखी है वो रैंक अगर समान हो तो उस अवस्था के अंदर हम क्या करेंगे, तो वही है, यहाँ तक हमने कर लिया था, रैंक दे दी थी हमने, वो सेम ही है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, फार्मूला देखो आप एक बार। जब आप फार्मूला देखोगे तो फार्मूला क्या है, जब हमारी संख्याएं रिपीट हो रही है, हमारे जो मूल्य रिपीट हो रहे हैं, उस समय हमारे पास में जो फार्मूला है वो ये रहेगा, 1 - 6 ब्रैकेट बंद सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 M1 की 3 माइनस M1 जमा, ये चीज अगर एक ही बार कोई संख्या रिपीट हो रही है तो हमारा फार्मूला यहीं तक रुक जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में केवल M1 नहीं होता, आगे और कोई संख्या रिपीट ना हुई होती तो हम यहीं तक रुक जाते। अब देखिए, अगर हमारे पास में एक संख्या और रिपीट हो रही है तो हम कहाँ तक जाएंगे, वही चीज़ सेम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, लेकिन अब की बार क्या M1 की जगह क्या जाएगा, M2 आ जाएगा। तो 1/12 ब्रैकेट में M2 की 3 माइनस M2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास में 2 बार ही रिपीट हुई होती तो हम यहीं तक रुक जाते, और अगर हमारे पास एक बार और रिपीट हो रही है तो प्लस में 1/12, अब की बार M3 की 3 माइनस M3, तो ये हो गया यहाँ तक। और अगर हमारे पास में एक और कोई संख्या मान लीजिए और रिपीट हो रही होती, M4 और होता, तो हम प्लस में 1/12 ब्रैकेट में M4 की 3 माइनस M4 ये कर देते। इसके बाद नीचे जो है इसके बटा में आप क्या लिखेंगे, वही चीज़ जो हम पहले लिखते आए हैं, N की 3 माइनस N। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। डी क्या होता है, R1 माइनस R2, यानी R1 हमारे पास क्या है, RX, और दूसरी जो श्रेणी है उसकी जो रैंक है वो RY है। तो इनमें से आप घटाते चले जाएंगे, तो 8 में से 5.5 गया 2.5, 6 में से 5.5 गया 1.5, और 7 माइनस 10 माइनस 3 हो गया, और इसके बाद 1 माइनस 2.5 1.5 हो गया, ये माइनस का आएगा। और इसके बाद जो है 3 माइनस 7 ये 4 आ जाएगा अपने पास, और इसके बाद ये तो आप इनको जो घटाते जाएंगे तो हमारे पास ये डी आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डी स्क्वायर करना है। डी स्क्वायर का मतलब जो हमारे पास डी आई है उन सभी का वर्क कर दीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको आप सिग्मा डी स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो अपने पास में ये सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर पुट करना है फार्मूला जो हमने यहाँ लिख रखा है इसी फार्मूले में। तो क्या जाए 1 माइनस सिग्मा 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 41 प्लस 1/12, और अब यहाँ देखिए आप M1 कितना है, M1 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की 3 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला क्या है, M1 की 3 माइनस M1। उसके बाद हमारे पास M2 की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस 1/12 2 की 3 माइनस 2। इसके बाद ये M3 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, क्योंकि M3 वाली रैंक है वो भी 2 बार रिपीट हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 ब्रैकेट में 2 की 3 माइनस 2। इसको आप अब सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 41 प्लस 1/12, इसको अब अगर आप करेंगे 3 की 3 क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस 3 24, प्लस ये 2 की 3 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, और इसके बाद ये भी 6 आ जाएगा। अगर हम इनको आगे और सोल्व करेंगे तो ये 24 12 से कटेगा 12 दूनी 24, तो ये प्लस 2, और ये 12 को 6 को अगर 12 से भाग देंगे 0.5, इसी प्रकार यहाँ भी 6 को अगर 12 से भाग देंगे तो ये 0.5, तो ये 1 माइनस अगर इनको आगे सोल्व करेंगे तो जो 64/990, तो इस प्रकार हमारे पास में जो ये वैल्यूज आ जाएंगी।
तो हमारे पास में जो रैंक कोरिलेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.733। तो इस प्रकार से ये जो दे रखा है कि किस प्रकार से हमें सोल्व करना है, सबसे पहले आप इसमें जो है फार्मूले को याद करोगे। फार्मूले के बाद आपको ये पता होना चाहिए M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है। M1 जितनी बार पहली बार कोई इस जो रैंक का वो रिपीट हुई है उतनी बार को आप M1 करेंगे। अगर और कोई रिपीट हो रही है तो उसका आप M2 नाम दे देंगे। अगर और भी कोई रिपीट हो रही है तो उसका आप M3 नाम दे देंगे। इसके बाद हमारे पास में एक और आता है कि कई बार हमारे पास में जो है 2 से अधिक श्रेणियां आ जाती है। 2 से अधिक श्रेणियां आ जाएंगे तो उस अवस्था में आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा आप कर रहे हैं। 3 निर्णायकों ने अलग अलग निर्णयों द्वारा सौंदर्य प्रतियोगिता के 10 प्रतियोगियों को क्रम संख्या दी गई, रैंक दे दी उन्होंने 10 को। क्रमांतर सहसंबंध गुणांक के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि किन 2 निर्णायकों का निर्णय सुंदरता संबंधी सामान्य अभिरुचि के अधिक निकट रहा, यानी किस में सहसंबंध जो है वो सबसे निकट रहा। तो ये हमारे पास में तीनों के जो रैंक दे रखी है। पहले ने जो है रैंक दी है वो आपके पास में दिख रही है। ये जो अपनी पहले जज की रैंक है, ये उन्हीं प्रतियोगिताओं को दूसरे जज ने रैंक दी और ये उन्हीं प्रतियोगिताओं को तीसरे जज ने रैंक दी है। तो इन तीनों में आप सहसंबंध निकालेंगे। तो तीनों में सहसंबंध निकालने का वही तरीका है। करना क्या आपको, सबसे पहले आप पहले और दूसरे में निकालेंगे, यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे में निकालेंगे। अब की बार ये x मान लेंगे और ये y मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले में और तीसरे में करेंगे। तो पहले को आप x मान लेंगे और तीसरे को y मान लेंगे। करना हमें दो दो का ही है, लेकिन लास्ट में आप इनका कंपेरिजन करेंगे कि भी किसके जो सहसंबंध है वो अधिक निकट रहा है। तो आगे इसको आप सोल्व करते हैं। ये हमारे पास में जो रैंक दे रखी थी वो रैंक अपन इधर लिख रखी है। जैसे पहले की रैंक यानी R1, ये दूसरे जज की रैंक R2, ये तीसरे की R3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फार्मूला वही रहेगा। हम इसमें सबसे पहले क्या करें, प्रथम और द्वितीय जो जज थे उनमें सहसंबंध निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रथम की रैंक और जो दूसरा है उसकी रैंक की D निकालेंगे। तो D हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। हमें क्या चाहिए, D स्क्वायर चाहिए। तो हम इसका सीधा D स्क्वायर ही कर रहे हैं। जैसे R1 क्या है 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 माइनस 5 इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 माइनस 8 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से इनका सीधा ये स्क्वायर लिख रखा है। तो जब हमने स्क्वायर किया तो इसके बाद हमारे पास में क्या गया, सिग्मा D स्क्वायर आ गया। तो सिग्मा D स्क्वायर के आधार पर हम क्या करेंगे, वही फार्मूला अपने पास पहले वाला, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर बटा N3 माइनस N1। तो यहाँ 1 माइनस 6 इंटू ये सिग्मा D स्क्वायर कितना है 200 बटा 10 की 3 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 2 6 1200 बटा 990। अगर इनको आप आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1.212। तो इसके बाद ये कोरिलेशन कितना आ गया, क्या है हमारे पास -0.212, यानी दोनों में ऋणात्मक सहसंबंध है। ऋणात्मक सहसंबंध होने का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत रैंक दे रहे हैं, यानी जिसको एक ने अच्छा माना है दूसरे ने उसको अच्छा नहीं माना है। जैसा आप यहाँ भी देख रहे हो, जिसको पहले ने 9 नंबर दिया है दूसरे ने उसको 1 नंबर दिया है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के विपरीत रिजल्ट आ रहे हैं। हमें ये देखना है कि सबसे अच्छा सहसंबंध किसके बीच में है। नेक्स्ट इसके बाद आप निकालेंगे दूसरे के और तीसरे के, यानी अब की बार D क्या हो जाएगा हमारे पास में R2 माइनस R3। और हम इसका हमें तो सिग्मा D स्क्वायर चाहिए तो हम सीधा इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 8 माइनस 9 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इधर ये -4 का स्क्वायर 16, ये 6 का स्क्वायर 36, ये 8 का स्क्वायर 64, ये 1 का स्क्वायर 1, ये -9 का स्क्वायर 81, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये जो है 2 का स्क्वायर 4।
तो अब आप क्या करें, इनका सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लिया हमने। सिग्मा डी स्क्वायर निकालने के बाद हमारा ये फार्मूला है, इस फार्मूले में अपन इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो है रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। ये भी -0.297, यानी इन दोनों में भी ऋणात्मक सह संबंध है। अब हम पहले और तीसरे के बीच में निकालते हैं। पहले और तीसरे का मतलब इसको हम R1 मान लेंगे, इसको आप R2 मान लेंगे। अब की बार अगर आप इनको घटाएंगे तो 1 में से 6 गया -5 का स्क्वायर 25, 2 में से 4 गया 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार हम जो इनको आगे करते जाएंगे तो हमारे पास में ये जो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 60 आती है। इसको अगर आप पुट करते हैं तो हमारे पास में ये जो फार्मूले पुट करने के बाद हमारे पास में जो वैल्यू जा रही है वो ये आ जाएगी। इसको अगर आप आगे निकालेंगे तो ये जो है हमारे पास में कोरिलेशन आ जाएगा इसका +0.636। अब आप देखो किसका कोरिलेशन जो है वो सबसे अधिक नज़दीक है। इनका तो ऋणात्मक है, इनका भी ऋणात्मक है, इनका धनात्मक है, यानी आपस में जो है इनके बीच में धनात्मक सहसंबंध है। जिसको एक ने अधिक नंबर दिया है उसको दूसरे जज ने भी अधिक नंबर दिया। तो पहले और तीसरे के बीच में जो कोरिलेशन है वो अधिक नज़दीक है। तो इस प्रकार ये जो हमारे 2 से अधिक श्रेणियां दी गई हो तो उस अवस्था के अंदर आप रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।